वेलकम टू घटना स्टडी। समसामयिक की घटना चक्र 2023 से 2024 का ये करंट अफेयर बुक जो है मार्केट में आ चुका है। इस बुक में पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर क्विज रूप में दिया हुआ है। तो जो भी इस बुक को लेना चाहें अपने मार्केट से ले सकते हैं। और इस बुक में 12 चैप्टर हैं। इसका पहला जो चैप्टर था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित था, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। और आज का वीडियो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो पेज नंबर 18 से पेज नंबर 21 तक आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस वीडियो से उन लोगों को भी लाभ मिले। तो बस इतना ही था और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर है बी, सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 का आयोजन सिंगापुर में 25 से 27 अक्टूबर 2023 को किया गया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने टूर ऑपरेटरों और राज्य पर्यटन विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ इसमें भाग लिया। इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर भारत आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है, इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसके दोनों कथन सही हैं। राइट ऑप्शन है सी। इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया और भारत को इसमें 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये 12 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई और इसमें रैंक प्रदान किए गए कुल देशों की संख्या 125 है। और इस सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। तो पहले वर्ग में आते हैं 50.0 या उससे अधिक स्कोर वाले, जिनको भुखमरी की चरम भयावह स्थिति माना गया है। और 35.0 से 49.9 स्कोर वाले भयावह अलार्मिंग स्टेज वाले माने गए हैं। और 20.0 से 34.9 स्कोर वाले गंभीर स्टेज वाले होंगे। और 10.0 से 19.9 स्कोर वाले मीडियम वाले होंगे। और पाँचवें वर्ग के अंतर्गत 9.9 या उससे कम स्कोर वाले यानी कि अल्प स्टेज वाले माने गए हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। और इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें शीर्ष 5 देश हैं बेलारूस, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया। चीन अपना पड़ोसी देश भी इसमें टॉप 5 में आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत का GHI स्कोर 28.7 है, जो कि गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और पिछले वर्ष भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ था 121 देशों में। और GHI 2023 में भारत का अपने पड़ोसी देशों चीन, जो कि टॉप 5 में है 1 से 20 वर्ग समूह के अंतर्गत,
और श्रीलंका 60वें स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर और बांग्लादेश 81वें स्थान पर तथा पाकिस्तान 102वें स्थान की तुलना में निचली रैंक प्राप्त हुई है भारत को। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुई है। दूसरा कथन है, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। तो इसका पहला कथन सही है। 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुई है। इसका ये पहला कथन सही है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाता है इसका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक कोलंबो श्रीलंका में 11 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। और भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल यानी भारत की तरफ से केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे। भारत ने अगले 2 वर्षों वर्ष 2023 से 2025 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है। अध्यक्ष का पदभार श्रीलंका ने संभाला है और उपाध्यक्ष का पदभार भारत ने संभाला है। केंद्रीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक लोगो भी जारी किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ट्रेन के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है, 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया है, ये कथन सही है। दूसरा कथन कहता है इस ट्रेन का नाम वुसु रखा गया है, ये गलत है, ये बी वाला गलत है। और इसका सी ऑप्शन है, इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी सही है। यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बाडुंग से जोड़ती है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने लॉन्च की है, जिसका उद्घाटन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया है। और ट्रेन का नाम जो है वो हुज रखा गया है और इसकी अधिकतम गति 3.50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका ये भी सही है। इसका नाम याद रखना आप लोग, ट्रेन का नाम हुज रखा गया है। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एरनॉक्स को प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है, यह पुरस्कार नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं उसके लिए प्रदान किया गया है। तो इसका ये दोनों कथन सही हैं। इसके राइट आंसर, इसका ये दूसरा वाला कथन सही है, केवल दूसरा। तो पहला कथन गलत है। यह पुरस्कार नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है, केवल 2। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाव
फोसे को प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए, जो अनकही को आवाज़ देते हैं, के लिए प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार फ्रांस की लेखिका एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया था। 2022 में लेखिका एनी एर्नॉक्स को प्रदान किया गया था। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी लेखिका थी। वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी लेखिका थी। जान ओलाव फोसे के प्रमुख कृतियों में, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, उनमें से मेलनचोलिया और मॉर्निंग एंड इवनिंग भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो 11वीं बैठक ये अबू धाबी में आयोजित हुई है। राइट ऑप्शन है ए। निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 का आयोजन 5 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। सह अध्यक्षता की इसकी अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न है 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। ये कथन सही है। यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला होंगी। ये कथन गलत है। ये पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला होंगी। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 16वीं की जगह पर वो 19वीं महिला होंगी। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 6 अक्टूबर 2023 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो, नॉर्वे द्वारा घोषित किए गए और इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। वह यह पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला होंगी। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया जाएगा। वह ईरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथियों, यानी हमास आतंकवादी एक संगठन है, हमास चरमपंथियों द्वारा इजराइल पर भीषण हमला किया गया, जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण कर लिया है। दूसरा कथन है हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। तो इस कथन में ये कथन दोनों कथन सही हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है। इजराइल हमास संघर्ष 2023 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अप्रत्याशित रूप से आक्रमण कर दिया, जिसके बाद से ही अब दोनों के मध्य संघर्ष जारी है। हमास व इसकी मिलिट्री विंग को इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों ने आतंकवादी समूह घोषित कर रखा है।
इसराइल हमास संघर्ष 2023। 8 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने हमास के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा की और 9 अक्टूबर 2023 को इसराइल द्वारा गाजा पट्टी पर पूर्ण पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया गया। हमास द्वारा इस किए गए हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देश इसराइल के समर्थन में हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव तथा तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। ईरान हमास का सबसे बड़ा समर्थक है, जो इसे आर्थिक सहायता, हथियार व ट्रेनिंग सुविधाएं प्रदान करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है, यानी कि आतंकवादी संगठन है, जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पहला अरब राज्य तथा दूसरा इजराइल बन गया। ध्यातव्य है कि फिलिस्तीन का अस्तित्व रोमन काल से ही माना जाता है। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था, परंतु इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देता है। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था, परंतु इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। तो इसका पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, केवल पहला सही है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। यह सम्मेलन इंडोनेशिया की मेज़बानी में संपन्न हुआ। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इसमें भारत और आसियान नेताओं के अलावा तिमोर लेस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है, इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी। इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में स्वीडन नहीं, स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 27 सितंबर 2023 को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की गई। इसमें शामिल कुल देश हैं 132 और इसकी थीम है इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। वर्ष 2007 से प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह 16वां संस्करण है। सूचकांक में शामिल हैं शीर्षतम 5 देश, जिसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, यूएस, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर। निम्नतम 5 देश हैं अंगोला, नाइजर, बुरुंडी, माली और गिनी। भारत की स्थिति इसमें 40वें स्थान पर है और पिछले वर्ष भी भारत इसमें 40वें स्थान पर ही रहा था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में संघाई सहयोग संगठन
एससीओ के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर है सी, बिश्केक में। एससीओ सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक 2023 का आयोजन 27 सितंबर 2023 को किर्गिस्तान की अध्यक्षता में बिश्केक में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्चुअली भाग लिया है। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्चुअली भाग लिया है इसमें। इस दौरान एससीओ मंत्रियों ने एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को गहरा करने की संभावनाएं और उपाय विषय पर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है बी, डरबन। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 1 से 4 अगस्त 2023 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई है। ये दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ही आयोजित हुई है और इसका मुख्य विषय है यूएचसी 2023 की राह में सतत स्वास्थ्य संबंधी अंतर को पाटना, ब्रिजिंग द गैप ऑफ सस्टेनेबल हेल्थ ऑन द रोड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अगला प्रश्न है, 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन शंघाई में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कजान रूस में आयोजित किया गया। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन शंघाई में संपन्न हुआ है। पंद्रहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद इसका मुख्य विषय है। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें ब्रिक्स देशों के नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही ब्रिक्स में 6 नए देशों अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र को शामिल करने पर सहमति बनी। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त 2023 को नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया के मध्य एसडीजी स्थानीयकरण आंकड़ा संचालित निगरानी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन की अवधि कितनी है? उसका राइट आंसर है डी, 5 वर्ष। नीति आयोग यूएनडीपी इंडिया के मध्य समझौता हुआ है 29
अगस्त 2023 को। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से यूएनडीपी नीति आयोग के साथ समर्थन बढ़ाएगा, एसडीजी के स्थानीयकरण, विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से आंकड़ा संचालित निर्णय लेने, आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉक कार्यक्रम और एसडीजी वित्त पोषण हेतु। समझौता ज्ञापन की अवधि रखी गई है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश है। अगला कथन है, ट्रेकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है और ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ए एवं तथा पहला तथा दूसरा दोनों कथन सही हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है और इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश है। ट्रेकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इराक को उष्णकटिबंधीय बीमारी ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। यद्यपि ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने हेतु डब्ल्यूएचओ एसएएफई रणनीति की सिफारिश करता है, जो प्रेरक जीव के संचरण को कम करने, मौजूद संक्रमणों को दूर करने और उनके प्रभावों से निपटने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण है। इराक ट्रेकोमा मुक्त देश हुआ है। डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला यह 50वां देश है और ट्रेकोमा विश्व भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रेकोमा के कारण विश्व भर में लगभग 61.9 मिलियन अप्रैल 2023 लोग अंधे या दृष्टिबाधित हुए हैं। तो और यह 42 देशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।